अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है सबके? हाँ, पेपर की तैयारी हो गई कि नहीं हो गई अभी तक? हाँ शहजाद, मेरा भी हाल थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, क्या कह सकते हो। ओके गाइस, तो आज हम लोग अपनी फाइनल क्लास में आ चुके हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप लोगों का काफी फेवरेट टॉपिक था, जो मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था, जो कि है पिवट टेबल्स। मतलब पिवट टेबल्स से मेरा मतलब है डेटा एनालिसिस। ओके, क्योंकि अगर आप एक्सेल्स में अगर आप डेटा एनालिसिस करना चाह रहे हो तो पिवट टेबल के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सम एफ वगैरह से डेटा एनालिसिस करना सोच रहे हो कि मैं डेटा एनालिसिस सम एफ काउंट एफ वी लुकअप से करूंगा, तो आप लोगों की बहुत गलत फहमी है। उनसे डेटा एनालिसिस हो नहीं सकती। मतलब आप एक समरी तो बना दोगे, मगर वो समरी किसी भी एंगल से डायनेमिक नहीं होगी। कि आप जैसे ही वैल्यूज चेंज कर रहे हो या कोई भी डायमेंशंस वगैरह चेंज कर रहे हो तो पूरे के पूरे आंसर्स फौरन फौरन चेंज होते जा रहे हैं, इतना डायनेमिक नहीं हो पाता। अगर कर भी लेते हो तो उसके लिए एक इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक बहुत ही फ्लेक्सिबल ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है, हम लोग उसी को यूज करेंगे। Let me just make the headings look good first of all with tables। यही हमारा आज का टॉपिक है। ओके, तो व्हाई यूज पिवट टेबल? सबसे पहला सवाल यही आता है कि हम लोग पिवट टेबल्स का इस्तेमाल क्यों करें, और खुद से सम एप्स वगैरह काउंटर्स वगैरह मतलब इतना सब इस ट्रेनिंग में सीखा है, तो इन सब का इस्तेमाल क्यों ना करें। तो देखो, जब बात आती है ना डेटा एनालिसिस की, तो उसमें इसका मतलब होता है कि आपको बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना है। मतलब डेटा बहुत बड़ा होगा। जैसे कि हमारे पास भी यहाँ पे जो डेटा मौजूद है वो लगभग 3,000 रॉस का डेटा है। अगर आपके पास 10-20 लाइन का या 100-200 लाइन का डेटा है तो यू कैन ऑब्वियसली यूज सम एप्स वगैरह। कोई इशू की बात नहीं होती उसमें फिर। बट व्हेन इट कम्स के आप है ना डेटा एनालिसिस कर रहे हो, बहुत बड़ा डेटा सेट है, तो उसमें आपको फिर पिवट टेबल की तरफ जाना पड़ता है। पहला रीजन ये है कि वो इजी टू यूज है। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक तो होता है ना कि समेट्स वगैरह सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप एनालिसिस कर पाओगे। बट पिवट टेबल्स में क्या होता है, बस आपको पिवट टेबल्स को समझना है, क्योंकि वो जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप है। आपको बस वो ड्रैग एंड ड्रॉप के कॉन्सेप्ट को समझना है सही से, और आपका काम मोस्टली हो गया। आप डेटा एनालिसिस आसानी से कर सकते हो अगर आपको अपने डेटा सेट की नॉलेज है कि डेटा में क्या चीज किस वे में बताई गई है। ओके, सेकेंड उसका यूज होता है कि वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है। अगर आप नॉर्मली फॉर्मूलाज वगैरह बना रहे हो तो काफी चांसेस है कि आप उसमें कोई रॉ मिस कर दो। मतलब ये होता है ना कि जब हम लोग सम इफ लेट से लगा रहे तो हमें ये सम रेंज सेलेक्ट करनी है, लेट से ये सम रेंज नहीं हो सकती, ये सम रेंज है लेट से हमारी। फिर कॉमा, फिर हमने इसको दिया अपना क्या कहते हैं क्राइटेरिया रेंज, और क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करने के बाद गलती से आपने ऊपर वाला बटन भी प्रेस कर दिया था और आपने एंटर कर दिया फॉरन, तो आपका काम तो बेकार हो गया, क्योंकि वो आपको एरर्स पे एरर्स देता जाएगा। सम एप्स क्यों? क्योंकि सम रेंज और क्राइटेरिया रेंज की रेंज सेम नहीं है। तो पहली बात, एरर्स बहुत आते हैं। सम फॉर्मूला लेट से यूज कर रहे हो या एवरेज फॉर्मूला यूज कर रहे हो, एक भी रॉ मिस हो गई, एक भी कॉलम का जरा सा भी कुछ भी मिस हो गया, सारे आंसर्स गलत, आपको पता भी नहीं चलेगा और आंसर्स गलत हो गए। ओके, सो ये ह्यूमन एरर्स जो होते हैं ना, जो कि हम जान के नहीं करते बट हो जाते हैं बेध्यानी में या किसी भी वजह से, तो उन सबको भी है ना पिवट टेबल्स में ये है कि वो गलतियां नहीं करेगा। ठीक हो गई बात। इसके अलावा इसके और जो एक और बेनिफिट है वो ये फास्ट बहुत है। अगर आप फॉर्मूलाज बनाने जाओगे तो ऑब्वियसली फॉर्मूलाज बनाने में आपको टाइम लगेगा। हर एनालिसिस के लिए जैसे जैसे आपके बॉस आपके मैनेजमेंट वगैरह बोलती जाएगी कि हमें ये एनालिसिस कर चाहिए, ये समरीज बनी हुई चाहिए, तो आपको बार बार समरीज वगैरह या कोई भी VLOOKUP, इंडेक्स या जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो वो आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, नए नए फॉर्मूलाज बनाने पड़ेंगे बार बार। बट विद पिवट टेबल्स ऐसा नहीं होगा। आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप को चेंज किया एंड यू गेट योर एनालिसिस डन। ठीक हो गई बात। सो ये कुछ बेनिफिट्स थे। इसके अलावा जब हम लोग काम शुरू करेंगे तो आपको बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली मिलते रहेंगे। कोई सवाल है किसी का क्लास शुरू होने से पहले?
नहीं नहीं सानिया, अगेन पावर बीआई डेटा एनालिसिस के लिए नहीं होता। पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन के लिए होता है, मतलब डैशबोर्ड वगैरह के लिए। डेटा एनालिसिस के लिए आप या तो पाइथन यूज करते हो या एक्सेल यूज करते हो नॉर्मली, या फिर आर प्रोग्रामिंग भी आती है, वो भी आप यूज करते हो। हाँ, मेरा जो नया कोर्स है उसमें पावर बीआई में विजुअलाइजेशन पे ऑब्वियसली फोकस है, एनालिसिस के बाद बात पे। सही है। चलो तो हम लोग बिस्मिल्लाह करते हैं। ये हमारा डेटा सेट है। इसे कन्वर्ट करने के लिए एक पिवट टेबल में सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसे टेबल में कन्वर्ट खुद नहीं करना चाह रहे तो भी अगर आप इंसर्ट पे जाएंगे और पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसे टेबल बनाने के लिए आपसे पूछेगा कि क्या मैं इसे टेबल बना दूं या कुछ कर दूं। खैर, हम नहीं बनाना चाह रहे टेबल। देखो, टेबल उन उस सेंस में बनाना है जब आपको पता हो कि आपका जो डेटा बेस है वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक से मेरा मुराद है कि आप, लेट से कि मेरे पास आज फरवरी का डेटा है, मेरे पास कल मार्च का डेटा होगा अगले महीने का। तो मैं ये जानता हूँ कि हर महीने मेरे पास डेटा ऐड होता रहेगा। तो जब मुझे पता है कि हर महीने डेटा ऐड होता रहेगा, इसी डेटाबेस के अंदर नीचे नीचे ऐड होता रहेगा, नई फाइलें नहीं बनेगी। इसी डेटाबेस में मुझे पता है कि बार बार मुझे लाके कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालना है नया डेटा। तो उस कंडीशन में आप टेबल बना देते हो अपने पिवट, जो डेटाबेस है ना उसे टेबल में कन्वर्ट कर देते हो, क्योंकि ताकि जब नया डेटा आए तो वो डायनेमिकली डायरेक्टली ऐड होता रहे पिवट टेबल में। सही हो गई बात। तो फिलहाल तो हम लोग इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं कर रहे। पहले हम डायरेक्टली इसे, जैसे हमने क्रिएट पिवट टेबल पे क्लिक किया, इसने सेलेक्ट कर लिया ये। और ये पूछ रहा है कि क्या मैं न्यू शीट में बनाऊं या फिर मैं एग्जिस्टिंग शीट में बनाऊं। मैं चाहता हूँ न्यू शीट में बन जाए, तो प्रेस ओके। और यहाँ हमारा पिवट टेबल बन के आ गया है। तो जैसे ही आपके पास पिवट टेबल आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ फील्ड्स नजर आने लगेगी। अगर ये फील्ड्स आपके पास एक्टिव नहीं है तो बस अपने पिवट टेबल पे जाए, मतलब ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है इस पे क्लिक करें। जैसे इस पे क्लिक करोगे ऊपर आपके पास दो न्यू ऑप्शन आ जाएंगे जो कि है पिवट टेबल के टूल्स है, ठीक है, ये वाला और इसके बाद डिजाइन वाला भी, ये सब पिवट टेबल का है। अगर आप बाहर क्लिक करोगे ये हट जाएगा, वापस क्लिक करोगे ये आ जाएगी। तो मोस्टली काफी बार ऐसा होता है कि ये फील्ड लिस्ट डायरेक्टली अपेयर नहीं होती, तो आपको एनालाइज में आना है और यहाँ पे फील्ड लिस्ट लिखा हुआ है ना, इसे एंटर कर देना है, मतलब इसे ऑन कर देना है। इसे ऑफ करोगे हट जाएगी, इसे ऑन करोगे तो ये आ जाएगा। ओके। तो यहाँ पे ये हमारी फील्ड लिस्ट आ चुकी है। और अब जो पूरी चीज बाकी है ना, वो पूरी चीज क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप की है। यहाँ हमारे पास चार ऑप्शन है, फिल्टर के, कॉलम के, रॉस के और वैल्यूज के। वैल्यूज में ये चीज याद रखना कि हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज जाएगी, ना कि टेक्स्ट वैल्यूज। ये नहीं समझना कि इन सबको आप कभी भी है ना इसमें नहीं डालोगे, ये हमेशा इनमें जाएगी। और जो न्यूमेरिक वैल्यूज है ना, जहाँ पे नंबर मौजूद था, वो सब यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना। रॉस का क्या मतलब है, रॉस में मतलब आप जो भी फील्ड रॉस में डालोगे वो यहाँ पे आती जाएगी इस तरीके से। और जो भी चीज कॉलम में डालोगे वो यहाँ पे आती जाएगी, अपने डायरेक्शन में आती जाएगी। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इसे रीनेम कर देता हूँ पिवट टेबल्स में नाम से। और आगे बढ़ने से एक टिप भी दे देता हूँ पहले, कि जब भी आप किसी डेटाबेस के ऊपर एनालिसिस के लिए पिवट टेबल बना रहे हो, मतलब कोई भी पर्पस है, तो ये चीज ध्यान में रखना कि आपका जो डेटाबेस है ना वो बिल्कुल ही रॉ फॉर्म में होना बेहतर है। रॉ फॉर्म में से मेरा मुराद ये है कि इसके अंदर दो ही चीजें मौजूद होनी चाहिए, एक तो डायमेंशंस और एक मेजर्स। डायमेंशंस क्या होता है कि जिसके बेस पे आप चीजों को अलग अलग वैल्यूज देखना चाह रहे हो। लेट से मेरे पास यहाँ पे कंट्रीज मौजूद है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यूएस के अंदर कितनी सेल हुई है, जापान के अंदर कितनी हुई है, जर्मनी में कितनी सेल हुई है, तो वो उसका एग्रीगेटेड मतलब टोटल मुझे रेवेन्यू ला के दे सकता है। तो ये मेरे डायमेंशंस है कि मैं इनके बेस पे सॉर्टिंग कर सकता हूँ, मैं इनके बेस पे समरीज बना सकता हूँ। मैं ये बना सकता हूँ कि रेटिंग नॉट रेटेड, पास्ट, अनरेटेड, अप्रूव्ड, इन सब पे क्या क्या मेरी रेवेन्यू जनरेट हुआ है, या कितने फेसबुक लाइक्स आए, या कितने डायरेक्टर्स को लाइक्स मिले हैं। मैं ये देख सकता हूँ कि किस ईयर में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, किस ईयर में कितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है। सही है, तो ये किस जॉनरा में सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, अगेन ये सब डायमेंशन है मेरे। और ये जो बाकी वैल्यूज मेरे पास मौजूद है ना, जो न्यूमेरिक फॉर्म में है, वो होते हैं मेरे मेजर्स, कि जिसको आप समराइज करके आंसर दे सकते हो। ये डायमेंशन है जिसके बेस पे समरी बन रही है,
और ये जिसके बेस पे समरी बन रही है, ठीक है, जिसके लिए समरी बन रही है और जिसके बेस पे समरी बन रही है। तो यूएसए के लिए मुझे चेक करना है कितना सेल, कितने फेसबुक लाइक आए, तो मैं इसको वैल्यूज में डाल दूंगा किसके बेस पे बनाया है मुझे फेसबुक लाइक्स, कितना आईएमडी स्कोर था, कितने रिव्यूज थे, कितना ड्यूरेशन था। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशंस कभी भी नहीं डालना। मतलब लेट्स से कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे पास ग्रोस रेवेन्यू और बजट है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास प्रॉफिट भी निकल के आ जाए, तो मैं प्रॉफिट की हेडिंग डाल के यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो। इससे और इससे माइनस कर दूँ, आंसर आ जाएगा मेरा प्रॉफिट। बट कभी भी कैलकुलेशंस इसमें परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि जब आप आगे पिवट टेबल्स में जब एडवांस कैलकुलेशन फील्ड्स में जाओगे ना, जो कि मोस्टली मुझे पता है कि आप लोगों ने नहीं सुनी होगी कि कैलकुलेटेड फील्ड्स क्या होती है, तो आगे जब आप जाओगे ना तो उसमें आपको ये मसला करेगी। ठीक है, तो कोशिश करना कि यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन ना परफॉर्म करो, सारी की सारी कैलकुलेशंस पिवट टेबल में आगे परफॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करना है, इसे रॉ ही रहने देना। एक न्यूमेरिक की होनी चाहिए और एक डायमेंशन बेस होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ ना हो। ठीक है, अब हम वापस अपने पिवट टेबल पे आ जाते हैं, फील्ड टेबल पे चले जाते हैं। पहले देख लेते हैं कि पिवट टेबल्स की फील्ड में और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है। वैसे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, बस यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। सेटिंग पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि हमें सॉर्टिंग किस हिसाब से करनी है। लाइक दिस इज द सॉर्टिंग, तो मेरे को पहले ए बी सी डी एफ जी से लेके चलना है, या फिर मुझे उसी तरीके से लेके चलना है जिस तरह मेरे डेटा सोर्स में। तो मेरे डेटा सोर्स में पहले टाइटल है, फिर रिलीज रेट है, फिर कलर है, तो ये उसी हिसाब से लेके चलेगा। अगर मैं सॉर्ट कर दूंगा इसे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ मेरे डेटाबेस के हिसाब से रहे। फिर सेकंड मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास ये जो फील्ड लिस्ट है किस हिसाब से दिखनी चाहिए। मोस्टली आप लोगों ने कुछ इस हिसाब से देखी होगी, मगर मैं इसे प्रेफर नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मुझे मेरी सारी फील्ड्स नजर आनी चाहिए, मुझे बार बार ड्रैग नहीं करना पड़े। तो मैं ये वाला विजुअल रखना पसंद करता हूँ खुद के लिए। आप लोग भी, मेरी टिप यही है कि आप लोग भी इसी तरीके से यूज करें। ओके, तो अगर अब हम लोग पिवट टेबल पे आप वापस यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें दो ऑप्शन ऊपर दिख रहे हैं। हाँ, मैं एनालिसिस से पहले जितने भी आपके पास ऑप्शंस मौजूद है सारे मैं पहले बता ही रहा हूँ, फिर ही आगे बढ़ रहा हूँ, फिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे बेसिक्स कवर कर रहा हूँ। तो ये तो आ गया ये आपके फील्ड के ऑप्शन। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, एक है एनालाइज का और एक है डिजाइन का। डिजाइन का अगर आप देखोगे तो ये काफी हद तक सिमिलर है, जो हमारे पास चार्ट्स के अंदर आता है डिजाइन के अंदर काफी हद तक उससे सिमिलर है। पिवट टेबल स्टाइल्स, इधर आप जाओगे तो अपने टेबल जो बना हुआ होगा उसे आप कर सकते हो डिजाइन। पहले हम लोग एक काम करते हैं, कुछ बना लेते हैं। लेट से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरी हर कंट्री में, कंट्री पे यहाँ पे अगर आप टिक कर दोगे तो भी ये खुद ब खुद सिलेक्ट करने की कोशिश करेगा। पिवट टेबल में इतनी अकल है। ठीक है, इसने कहा कि ये रॉस में जाना मुझे लग रहा है बेहतर है। क्यों? क्योंकि देखो इसने देखा कि यहाँ पे मेरे पास कितनी वैल्यूज है, लगभग 49 वैल्यूज है मेरे पास इधर लगभग। तो इसे लगा कि अगर मैं 49 वैल्यूज को, टेक्स्ट को या फिर कुछ भी कहो आप, इससे अगर मैं कॉलम में डालूंगा तो कुछ खास नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा सा बहुत ही बुरा लगता है। तो बेहतर यही है कि इसने रॉस में डाला, और हमें भी लग रहा है हाँ हम भी होते तो हम रॉस में डालते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कितना रेवेन्यू मैंने हर कंट्री में जनरेट किया है उसकी वैल्यूज देखना। तो ये मेरे पास वैल्यूज आ चुकी है। आप चाहो तो डायरेक्ट क्लिक भी कर दो, तो ये खुद ब खुद इसका सम ला के दे देगा आपको। ऑस्ट्रेलिया में कितना हुआ है, हर एक में कितना हुआ है, सब ला के इसने दे दिया। अब मैं चाह रहा हूँ इसकी फॉर्मेटिंग मैं पहले थोड़ी सी बेहतर कर लूँ। ओके, जस्ट फॉन्ट विल बी गुड। ओके, अब मैं जाता हूँ पर डिजाइन टैब में वापस, और अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे चार्ट की डिजाइन चेंज कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे प्री बिल्ट डिजाइन है। मैं वैसे इनमें से कोई भी प्रेफर नहीं करता, अगर आप लोगों को कोई डिजाइन पसंद आ रही है तो आप रख सकते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ये सारी कार्टूनिश लगती है। हाँ, कोई लाइट कलर रख सकते हैं जिसमें एज सच ज्यादा ना हो, कुछ बॉर्डर्स वगैरह। जैसे कि ये अच्छा लग रहा है, ये भी थोड़ा बेहतर लग रहा है, ये भी थोड़ा बेहतर है। तो ये बाय डिफॉल्ट ये वाला भी यूज हो रहा होता है काफी जगहों पे, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं कुछ भी ऊपर डिजाइन ना रखूं। पर फॉर राइट नाउ हम लोग इस वाले को लेके चलते हैं, जो बेसिकली हर जगह यूज होता है। तो ये हो गई मेरी डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में आपके फिर ऑप्शन आ जाते हैं बैंडेड ड्रॉस के, कॉलम्स के। देख लो, बैंडेड ड्रॉस मतलब एक के बाद एक हाईलाइटेड होगी, बैंडेड कॉलम्स मतलब एक के बाद एक कॉलम हाईलाइटेड होगा। सब बचकान है,
ऐसा यूज करने की जरूरत नहीं है, खुद की फॉर्मेटिंग बनाओ, इसके ऊपर ज्यादा फोकस ना करो। फिर लेआउट ऑप्शन है, इसकी हम बाद में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा। फिर चलते हैं पिवट टेबल एनालाइज फील्ड पे। एनालाइज फील्ड पे हमने ये शो वाला पहले से देख लिया, ये दोनों को हम बाद में बात करते हैं। फील्ड हेडर्स अगर आप बंद कर दोगे तो ये हेडर्स यहाँ से हट जाएंगे, ऐसे जरूरत नहीं पड़ती तो इसे रहने ही दो। चार्ट्स वगैरह के ऑप्शन है ये हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जब चार्ट्स बनाने होंगे। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कुछ एक्शंस आ जाते हैं, सिलेक्ट के, क्लियर के और मूव टेबल के। तो क्लियर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो क्लियर ऑल। अगर मैं क्लियर ऑल कर दूंगा तो मेरा पिवट टेबल गायब हो जाएगा। तो करके देख लेते हैं। तो ये मेरा पिवट टेबल पे आपने जितनी भी कैलकुलेशन की होगी सब गायब हो गई। कंट्रोल Z कर लेता हूँ ताकि वापस आ जाए। और क्लियर फिल्टर्स, अब क्लियर फिल्टर्स क्या है, वापस यहाँ पे आ जाते हैं हमारी फील्ड लिस्ट पे। हमने रॉस देख ली, कॉलम देख ली और वैल्यूज देख ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो डेटा है ये थोड़ा मतलब अलग उसमें शो करने लगे, लाइक जॉनरा में शो करने लगे फिल्टर्स के बेस पे। लाइक मैंने फिल्टर जॉनरा ऐड कर दिया और यहाँ मेरे पास जॉनरा अलग अलग मौजूद है। तो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ लेट से कॉमेडी के मुझे ना रिजल्ट्स दिखे कि कॉमेडी में टोटल हर कंट्री से कितना मुझे रेवेन्यू मिला है। तो आप चाहो तो कोई एक सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको मल्टीपल सिलेक्ट करना है तो इधर टिक कर दो, तो आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट से मैं कॉमेडी और हॉरर को सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो कि काफी कंट्रीज गायब हो गई। ऑब्वियसली वो कंट्रीज गायब हो गई जिसमें कोई कॉमेडी या हॉरर फिल्म बनी ही नहीं थी। पूरा डेटाबेस जितना भी हमारे पास मौजूद है उसमें कोई ऐसी वैल्यूज मौजूद नहीं थी। तो ये हमारा डेटाबेस आ चुका है। तो अब हम इससे जाते हैं ऊपर क्लियर पे। तो अब देखो क्लियर फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। अगर मैं क्लियर फिल्टर कर दूंगा तो सारे फिल्टर्स जितने भी मैंने लगाए होंगे वो गायब हो जाएंगे। नॉर्मली हम डेटा एनालिसिस के वक्त काफी सारे फिल्टर्स यूज करते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है। अगर एक ही फिल्टर होता तो यहाँ से हम डायरेक्टली हटा देता, बट पिवट टेबल हमें ऑप्शन देता है कि हम बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एक ही वक्त में। तो इसलिए ये वाला एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आप चाहो तो आप फिल्टर्स लगा सकते हो, क्लियर एक साथ कर सकते हो। मैं बाय डिफॉल्ट वापस कॉमेडी, ड्रामा एंड लेट्स से हॉरर और साइंस फिक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट बिकॉज मुझे ये सब पसंद है इसलिए। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस में इधर मौजूद है सिलेक्ट का डेटा, सिलेक्ट एंटायर पिवट टेबल, दिख रहा है आपको। आपने पूरा डेटाबेस सिलेक्ट कर लिया है। ये ऑप्शन इसलिए है कि अगर लेट्स से मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे गया, वापस मैंने सारे वापस हटा दिए और मैंने सिर्फ रखा सबसे कम दिखता हो, आई गेस डॉक्यूमेंट्री सबसे कम चलती होगी। ओके, तो मुझे मेरे में डॉक्यूमेंट्री मैंने बना दिया, मेरे पास ये वाला डेटाबेस आ चुका है, इतना मतलब एनालिसिस के लिए आ चुका है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो खुद पूरा सिलेक्ट कर लूँ या फिर मैं पिवट टेबल में जा सकता हूँ, सिलेक्ट एंटायर पिवट टेबल और कॉपी, और मैं दूसरी शीट पे जाके इसे पेस्ट कर सकता हूँ इस पिवट को। तो उससे क्या होगा कि मैं ये इसके कोई चार्ट्स वगैरह बना सकता हूँ या कुछ भी जो एनालिसिस में परफॉर्म करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये बस एक शॉर्टकट है, ऐसा जरूरी नहीं होती इसकी रिक्वायरमेंट, बट इट्स अवेलेबल देयर, यू शुड नो। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि है मूव का। तो जैसे कि नाम बता रहा है, पूरा पिवट टेबल अगर आपको इस जगह से कहीं और मूव करना हो, आप नॉर्मली नहीं कर सकते। लेट्स से मैं इस पिवट टेबल को कहीं मूव करना चाह रहा हूँ, देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। इट विल गिव मी एन एरर कि आप पिवट टेबल को मूव नहीं कर सकते। तो इसलिए इसके पास हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपको कहीं मूव करना हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। बेसिकली जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी यू शुड नो कि ये चीज़ यहाँ पे मौजूद है। इसके बाद हमारे पास टाइमलाइन, स्लाइसर वगैरह सब मौजूद है, इसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे। सो फॉर नाउ सबसे पहले आपको पिवट टेबल को अपना नाम दे देना है। क्यों? क्योंकि आप जब एनालिसिस परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप अलग अलग एनालिसिस के जो चार्ट्स वगैरह बन रहे होते हैं डैशबोर्ड के लिए, तो उसके लिए बार बार अलग अलग पिवट टेबल्स यूज किए जा रहे होते हैं। तो इट्स बेस्ट कि आप है ना नाम दे दिया करो हर पिवट टेबल को, ताकि जब आगे फिल्टर्स वगैरह आप यूज करो, टाइम लाइन्स यूज करो, स्लाइसर्स यूज करो, तो उसके कनेक्शन में आसानी रहती है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने कोई अभी स्पेसिफिक तो बनाया नहीं है, मैं चेंज करता रहूँगा। तो मैं लिख देता हूँ सेल्स या लेट से IMDb पिवट नॉट समथिंग। ओके, सिंपल सा नाम लिख देता हूँ, कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है ये।
सही हो गई बात यहाँ तक? किसी को कोई कम इशू? बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, हम लोग बहुत आसान आसान वे में लेके चल रहे हैं, हल्के हल्के। कोई प्रेशर वगैरह की बात नहीं डाली अभी तक मैंने। कोई इशू नहीं है, ओके। चलो अब यहाँ पे ही अगर आप देखोगे ना, तो एनालाइज फील्ड में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शंस और मिलेंगे एक्चुअली। एक तो है रिफ्रेश का और दूसरा है चेंज डेटा सोर्स का। याद रहे मैंने अभी तक अपना जो डेटाबेस है इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था। ये चीज आपको भी याद होगी कि मैंने अभी तक अपना जो डेटाबेस था उसे टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था। तो वो इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, मैंने आपको कहा भी था कि इट्स बेस्ट कि आप अपने डेटाबेस को हमेशा टेबल में कन्वर्ट कर दो। फिलहाल मैंने नहीं किया था। तो अब लेट्स से कि मेरे पास न्यू डेटा आता है, मैं इसके एंड में जाता हूँ और एक नई मूवी का नाम लिखता हूँ जो कि आजकल चल रही है काफी, लेट्स से बारबी। और ये आई है, आज की तारीख में आई है। इसे थोड़ा सा मैं नीचे पेश कर लेता हूँ, नीचे लिख देता हूँ 2023। एक कलर फिल्म है और कॉमेडी लगती है मुझे तो, मैंने देखी नहीं है, मुझ पे शक ना करना। खैर, तो मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ इसी के साथ। तो ये मेरी मूवी आ चुकी है और मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे। ये बनी है, ये बनी है कहाँ पर, कोई ऐसी कंट्री जो मेरी कंट्री अपनी हो। मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे अब्बास। और यहाँ पे भी लिख देता हूँ अब्बास, लेट्स से जस्ट टू शो यू, ठीक है। अब मैं जैसे ही अपने पिवट टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा डेटा को, तो ये रिफ्रेश हो चुका है। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कंट्रीज, अगर मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कंट्री ऐड हो जानी चाहिए थी जो कि थी अब्बास के नाम से, तो सबसे ऊपर आ जानी चाहिए थी। बट यहाँ पे मुझे कोई कंट्री शो नहीं हो रही एक्स्ट्रा जो अब्बास के नाम से हो। वो क्यों? क्योंकि अगर मैं अब अपनी इस सोर्स को वापस देखूंगा, चेंज डेटा सोर्स को, तो ये देखो ये 3731 तक लिस्टेड है, इसने 3731 तक लिया हुआ है। तो मैं नीचे जाता हूँ, तो मेरा जो लेटेस्ट डेटा था जो मैंने ऐड किया था वो 3732 पे है, जो कि पिवट टेबल में इंक्लूड नहीं हुआ है। क्यों इंक्लूड नहीं हुआ है? क्योंकि मैंने इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था, तो नया डेटा ऑटोमेटिकली ऐड नहीं होगा। सो इन केस कि किसी भी वजह से आप इसे टेबल में कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, कोई भी वजह है, और आप चाहते हो कि जब न्यू डेटा है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड भी होता रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ पे एक टेबल, एक रो इंसर्ट कर दूंगा। सही हो गई? ये वाला था ना, यहाँ पे मैंने रो इंसर्ट की। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बारबी, सेम डेट जो थी मेरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2023। और इन दोनों को रहने दो, अब्बास और अब्बास। हो गई बात सही? यहाँ पे विविड टेबल में आते हैं, पिवट टेबल एनालाइज, रिफ्रेश। और अब हम जाके चेक करते हैं, तो अभी भी डेटा नहीं आया, वैसे तो आ जाना चाहिए था। लेट्स सी, चेंज डेटा सोर्स अपडेट हो चुका है, तो आ क्यों नहीं रहा है भाई? क्या हो गया? मैंने कहाँ पे ऐड किया है? क्या मैंने गलती कुछ की है? ओके, मैंने अब्बास अब्बास सही जगह पे लिखा है ऐसा। ओके ओके, इसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी तभी ये शो नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे रेवेन्यू लिख देता हूँ, लेट्स से इसने कमाए हैं $1 बिलियन, जो कि सच भी है। ओके, नाउ आई ट्राई टू रिफ्रेश इट, रिफ्रेश। और अब्बास के नाम का कंट्री अभी भी नहीं आया, क्यों नहीं आया? बताओ बताओ। जिस, अरे मैंने बता दिया ना, आप खुद ही ने, मैंने बता दिया था, मेरा वहां पे माउस चला गया था तभी तुम लोगों को पता चल गया, तो होशियार नहीं होता। द रीजन इज कि मैंने यहाँ पे फिल्टर लगाया हुआ था, इस वजह से नहीं आ रहा था। अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया है, फिल्टर हटा दिया है। अब जाके नीचे चेक करते हैं, तो देख सकते हो कि अब्बास की कंट्री यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। सही हो गई बात? तो आपने देखा कि अगर आप टेबल में कन्वर्ट नहीं कर रहे, करना चाह रहे हो और फिर भी आप न्यू डेटा को ऐड करना चाह रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप जो डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है उसमें बीच बीच में ऐड करते रहो वैल्यूज, और उससे फिर आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। बट द बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप इसे टेबल में कन्वर्ट कर दो, जो कि अब हम करने जा रहे हैं। कि जो आपको मेन आइडिया देना था वो हो चुका है। सो नाउ लेट्स कन्वर्ट दिस डेटाबेस इनटू अ टेबल। यस, इट हैज हेडर्स, डिजाइन मुझे नहीं रखनी भाई, और सेव। अब हम अपने पिवट टेबल में आते हैं और इसको मैं नाम भी दे देता हूँ एक्चुअली, एक IMDb
डेटाबेस। ओके, अब हम आते हैं अपने पिवट टेबल में और अब जाके चेक करते हैं अपनी सोर्स। तो देखो सोर्स अभी तक वही है, तो हम इसे अपडेट कर देते हैं, हम इसे हटा देते हैं और हम इसे अब वापस पूरा सिलेक्ट करते हैं और देखो न्यू अपडेट आ चुकी है। ओके करते हैं, यहाँ आके हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं और डेटाबेस अपडेट हो चुका है। हाँ, अब तो जो भी वैल्यू सेट करोगे नीचे भी वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी ना। डेटा जैसे मैंने टेबल्स का बताया था कि इसकी निशानी क्या होती है कि ये एंड में यहाँ पे एक निशान होता है, इसका मतलब ये है कि ये सारी इंक्लूडेड है टेबल के अंदर। तो अब अगर मैं इधर ऐड करूंगा कोई भी नई रो, तो इधर देख लेते हैं 23, और इधर रख देते हैं अब्बास, इधर भी अब्बास, इधर भी अब्बास। और यहाँ पे हम दे देते हैं एक अच्छी सी वैल्यू, 1 करोड़ 1 बिलियन। ओके, नाउ विल जस्ट गो हियर रिफ्रेश द डेटा, और डेटा रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज याद रखते हुए चलना। फिलहाल मैं घटिया सा डेटा हटा देता हूँ, मेरे नाम के साथ बारबी बिल्कुल अटैच नहीं करना। ये आपने रिफ्रेशिंग वगैरह वाली बात देख ली, और ये देख लिया कि अगर आप बिना टेबल के ऐड करना चाह रहे हो किसी भी वैल्यूज वगैरह को, तो ये किस तरीके से ऐड कर सकते हो। सही, अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वो एक बहुत ही टेक्निकल बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। जो डेटाबेस आपका मौजूद है ना, मोस्टली मुझसे क्वेश्चन आता है कि सर लेट्स से कि मेरा डेटाबेस कंप्लीट है, ओके, पर डेटाबेस के अंदर जो मेरी रॉज है ना, वो लगभग 1-2 लाख से ऊपर रॉस है, जिसकी वजह से जो फाइल है वो बहुत भारी हो गई है, और उसको जब भी मैं खोलता हूँ तो बहुत टाइम लेता है। तो मेरा मैनेजर जब मेरे सर पे खड़ा हुआ होता है ना, तो फिर ये फाइल खोलने में जो टाइम लग रहा होता है ना, तो उसकी नजरें मुझे घूर रही होती है कि ये क्यों टाइम इतना ले रहा है, बस आई हैव समथिंग एल्स टू डू, तुम मेरा टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। इस केस में क्या करना चाहिए? उनके लिए आंसर सिंपल ये है कि पिवट टेबल जब आप बना रहे हो ना, और आपको पता है कि डेटा स्टैटिक है, मतलब बढ़ने वाला नहीं है, ये चीज माइंड में रखना कि डेटा स्टैटिक हो, कि बढ़ने वाला नहीं है, मुझे पता है बढ़ने वाला नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जाओ पिवट टेबल ऑप्शंस पे, और यहाँ पे आपको डेटा के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं, पिवट टेबल डेटा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सेव डेटा विद द फाइल, सेव सोर्स डेटा विद द फाइल, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, देख लेना कि ये टिक मार्क होना चाहिए। ओके, आपने ओके कर दिया, और यहाँ पे टिक मार्क रहने देना। मोस्टली का नहीं होता पहली पहली बार में, क्योंकि मैं तो बार बार यूज करते पा रहा हूँ, तो मेरे पास ऑलरेडी टिक मार्क था। टिक मार्क कर देना, और अगर अब आप अपना डेटाबेस डिलीट कर देते हो ना, लेट्स से मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं पहले इसका वो बना लेता हूँ, एक कॉपी बना लेता हूँ, ताकि मैं डिलीट करूँ तो बाद में काम आ सके। या चलो डिलीट कर ही देते हैं, ऐसा बड़ा मसले की बात नहीं है। डिलीट से भी मैंने कर दिया डिलीट। ओके, तो ये हो गया डिलीट। अब देखते हैं कि क्या मेरा पिवट टेबल वर्क कर रहा है अभी भी या नहीं। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं कंट्री हटा देता हूँ, और कंट्री को हटाने के बाद मैं चेक करता हूँ इसे, लेट से रेटिंग के बेस पे मैं चेक करना चाहता हूँ। तो देखो मेरी कैलकुलेशंस वर्क कर रही है, जैसी पहले थी वैसे ही वर्क कर रही है। मैं टाइटल के बेस पे देखना चाह रहा हूँ, तो ये मेरी सारी फिल्म्स आ गई है, और ये उनकी सारी रेवेन्यूज आ चुके हैं। अब ये हो इसलिए रहा है कि जो हमारा पिवट टेबल होता है ना, वो हमेशा क्या करता है कि जो भी हम इसको डेटाबेस देते हैं ना, ये उस डेटाबेस को बार बार जाके देख नहीं रहा होता। वो उस डेटाबेस की एक कंप्रेस्ड, बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड फाइल, मतलब एक छोटी सी फाइल बना के अपने पास रख लेता है, और उसी में से फटाफट लाके चीज हमें रिजल्ट्स दे रहा होता है। आप देख ही रहोगे कि ये रिजल्ट्स कितनी जल्दी जल्दी अपडेट हो रहे हैं, जबकि काफी सारी रॉस मेरे पास मौजूद है। इसका रीजन ही ये है कि जो पिवट टेबल्स है वो डेटा को कंप्रेस करके अपने पास एक कैश बना के रख लेता है। कैश का अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट पता हो, तो कैश होता है कि एक डेटा की एक इमेज बना के अपने पास सेव कर लेना, और उसी के बेस पे सारी वर्किंग करते रहना। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैश बना के रख लेता है, और इस कैश के बेस पे ही वो वर्किंग करता रहता है, चाहे आपका डेटाबेस हो या ना हो। अब आप सेव फाइल करके रख सकते हो, और आपका डेटाबेस यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपकी जो फाइल साइज है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, बहुत ही कम होगी, और आपकी फाइल फौरन फौरन खुल जाया करेगी, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगी। क्योंकि फाइल लेट खुलने का रीज़न ही ये होता है कि डेटा
डेटाबेस बहुत बड़ा होता है, इसलिए फाइल साइज बड़ी हो जाती है, फाइल साइज बड़ी हो जाती है तो एक्सेल को सबको रीड करने में टाइम लगता है, और रीड करने में टाइम लगता है तो वो फिर लेट खुलता है। ओके, तो आप इस तरीके से अपना डेटाबेस डिलीट कर सकते हो। मेक श्योर कि आप अपने डेटाबेस की हमेशा एक कॉपी अपने पास दूसरी फाइल में कहीं लेके चलो, ताकि नो, कोई नहीं जानता भाई, कोई ये एक सॉफ्टवेयर है, कभी भी कुछ भी एरर आ सकता है, तो आपके पास अपना एक बैकअप होना लाजमी है। सही, तो अपना बैकअप हमेशा अपने पास रखो, मगर उसे उस फाइल के अंदर ना मिलाओ जो कि आपकी प्राइवेट में बनने वाली है। बट अगेन, ये सिर्फ उस केस में पॉसिबल है जब आपका जो डेटा है वो स्टैटिक हो, डायनेमिक ना हो। डायनेमिक मतलब कि उसमें न्यू डेटा ऐड होने वाला हो। अगर न्यू डेटा ऐड होने वाला है तो ऑब्वियसली रिफ्रेश करना पड़ जाएगा आपको, और अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो ये सब गायब हो जाएगा, क्योंकि उसको डेटाबेस मिलेगा ही नहीं। उसकी जो कैश होगी वो क्लियर हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो आपको उसकी कैश क्लियर नहीं करनी तो आपको रिफ्रेश का बटन क्लिक नहीं करना है। सही, ओके। अब हाँ हाँ, बता रहा हूँ मेरे बच्चों, सबर रखो, बता रहा हूँ। अब अगर आपको अपना डेटाबेस वापस चाहिए तो क्या कर सकते हैं? यही सवाल है ना आप लोगों का। ऐसे रहने दो। हाँ हाँ, पूछ लो पूछ लो। तो ओके, ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। तो हाँ, अब हम लोग वापस अपने सवाल पे आ जाते हैं कि अगर आपको अपना डेटाबेस रिवाइव करना है, मतलब इसी के बेस पे, तो आप कर क्या सकते हो। नीचे आपको, अगर आप बिल्कुल अपने डेटाबेस के एंड में जाओगे ना, पिवट के डेटाबेस जो बना हुआ है डेटा एनालिसिस है, तो उसके एंड में आपको एक ग्रैंड टोटल मिलेगा। बस उस ग्रैंड टोटल पे जाओ और डबल क्लिक कर दो, और आपका डेटा वापस आ चुका है। हाँ, एक मसला जरूर होगा कि आपके डेटाबेस एक टेबल में कन्वर्ट होके आएगा आपके पास, जिसका एक अलग नाम होगा, और उसकी फॉर्मेटिंग भी आपकी अलग होगी। तो अगर आपने फॉर्मेट वगैरह एक अच्छा सा बना के रखा हुआ था, एक अच्छा अच्छा नाम दिया हुआ था, अपनी शीट को फॉर्मेटिंग की थी, तो वो सब लूज होने वाली है। ठीक है, तो मैंने तो ऐसा फॉर्मेटिंग की भी तो बहुत थी, मगर चलो अब क्या ही कह सकते हैं, दिखाने के लिए यूज करनी पड़ी फॉर्मेटिंग, कोई बड़ी बात नहीं है, वापस आ जाएगी। ये मैंने कर लिया, इसको पूरा मैं रीनेम कर देता हूँ। फिर मैं एक्सेल वो, और इसको मैं स्टेट, सबको मैंने कर दिया हाईलाइट्स, वाइट कलर में बोल्ड कर दिया। तो काफी हद तक जैसे पहले था वैसे हो चुका है, तो एज सच मुझे तो कोई मसला नहीं है इसमें। और नेक्स्ट थिंग जो मैं करना चाहूँगा वो अगेन टेबल को नाम दे देना है। इसको इस बार मैं इसको अलग नाम दे देता हूँ, IMDb डेटा सेट, लेट्स से अगेन। ओके, सो लेट्स से डेटा, क्योंकि मेरा डेटा सेट है। तो देखा आपने कि किस तरीके से आप कैश बना के रख सकते हैं अपने डेटाबेस की, और किस तरीके से उसे फिर रिवाइव भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए हो तो। अब यहाँ पे हम लोग है ना, अब नेक्स्ट चीज से चलती है वो, और ऑब्वियसली पहले फॉर्मेटिंग वगैरह ठीक कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए आप बस राइट क्लिक करो, आप एक ही सेल पे भी अगर लेके सिलेक्ट करके फॉर्मेटिंग कर लोगे ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये करेंसी में कन्वर्ट हो जाए। लेट्स से अकाउंटिंग विल बी बेस्ट। ओके, and it will show us values in dollar, 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 ओके डॉलर। एंड यू सी, पहले नंबर पे अगर आपने फॉर्मेटिंग की तो वो ऑटोमेटिकली हर जगह फॉर्मेट हो जाएगा। अगर एक फॉर्मेटिंग पहले से लगी हुई है तो आपको वापस पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर जाके वापस फॉर्मेट करना पड़ेगा। तो ये चीज याद रखना, अगर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाइड नहीं है, तो अगर आपने एक फॉर्मेटिंग, एक सेल को सिलेक्ट करके भी कोई फॉर्मेटिंग की, तो वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। और अगर कोई फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाइड है, तो आपको बस सब सिलेक्ट करके अप्लाई करनी पड़ेगी न्यू फॉर्मेटिंग। तो अब मैं थोड़ा सा डेटाबेस को और ऐड करूं, लेट्स से ग्रॉस रेवेन्यू के अलावा मुझे बजट भी चाहिए, तो मैं बजट को भी लेके चलता हूँ। और बजट में भी अगर आपने देखा हो तो ये भी ऑटोमेटिकली अलाइन फॉर्मेट हो चुका है। ऐसे नीचे भी रख सकता हूँ, ऊपर भी रख सकता हूँ, ये ऑलरेडी फॉर्मेटेड है। इसे हटा के वापस ले आते हैं, फॉर्मेटेड है। मैं इसके अलावा कार्स के फेसबुक लाइक्स भी ले आता हूँ। अब ये मुझे नहीं चाहिए डॉलर फॉर्मेट में, ये मुझे न्यूमेरिकल फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं वापस सेलेक्ट करूंगा, नंबर फॉर्मेटिंग में ले आऊंगा, लुक्स गुड। आप चाहो तो इन्हें रीनेम कर सकते हो अपने हिसाब से, बट एक चीज का ध्यान रखना कि इन्हें रीनेम आपको कुछ करते हुए एक चीज का ध्यान रखता है। लेट से मैं इसे सम ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू के अलावा सिर्फ ग्रॉस रेवेन्यू कहना चाहता हूँ, ओके करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा।
क्यों? क्योंकि ग्रॉस रेवेन्यू पहले से एक फील्ड का नाम है, तो आप उसे वो नाम नहीं दे सकते रीनेम करके, आपको कुछ और नाम देना पड़ेगा। तो मैं टोटल नेम रेवेन्यू दे देता हूँ, एंड इट्स लुक गुड नाउ। इसको मैं टोटल बजट कह देता हूँ, वैसे मैं फेसबुक लाइक्स कह देता हूँ। हीरोज, आई गेस ये कास्ट कह दे, राइट? सो कास्ट, ओके नाउ इट लुक्स गुड। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं जॉनरा के बेस, जॉनरा तो वो है, मैं चाहूँ तो टाइटल के अलावा, अच्छा अब मैं जरा आपको थोड़ी सी और इसमें डीप डाउन लेके जाता हूँ। अब जो नेक्स्ट चीज हम देखने वाले हैं ना, ये है कि देखो यहाँ मेरे पास टाइटल्स लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे दिखे मूवी के, वो दिखे क्या कहते हैं कि किस कंट्री में मूवी बनी है, और उसके बाद उस कंट्रीज के अंदर जितनी मूवीज बनी उनके नाम लगे। लाइक यहाँ पे यूएसए आ जाए, यूएसए के अंदर जितनी मूवीज बनी उनके नाम आ जाए। तो मैं कंट्री लूंगा, और मैं इसे नीचे यहाँ पे रॉस में आके ड्रैग कर दूंगा। अगर मैंने कॉलम में ड्रैग किया तो आपको पता ही है बहुत सारी वैल्यूज आ जाएगी, तो मैं इसे इधर लाके ड्रैग कर देता हूँ, कंट्री। अब आप देखोगे कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा भंड हुआ है, आप लोगों के साथ एक इशू हुआ है। क्या हुआ है कि फ्राइडे यूएसए में, यूएसए 10 थिंग्स आई हेट अबाउट यू यूएसए। तो ये क्या हो रहा है कि ये बताने के बजाय कि यूएसए के अंदर कितनी मूवीज बनी है, ये बता रहे हैं कि हर मूवी कहाँ कहाँ बनी है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। यूएसए के अंदर कौन कौन सी मूवीज बनी है, और हर मूवी किस कंट्री में बनी है, इन दोनों सवालों के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। और यही था, मैंने इसको नीचे कंट्री को नीचे रखा था, तो ये मैं किस सवाल का जवाब दे रहा था कि हर मूवी किस कंट्री में बनी है। तो फ्राइडे यूएसए में बनी है, टेंथ एंड द वुल्फ यूएसए में बनी है। अगर अब मैं दूसरे सवाल पे जाऊं कि हर कंट्री में कितनी मूवीज बनी और उनके क्या क्या नाम हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंट्री को टाइटल के ऊपर रखना पड़ेगा। जैसे ही मैं ऊपर रखूंगा, अब आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान में एक ही मूवी बनी है, अर्जेंटीना में 3, फिर अरूबा में कुछ बनी है, इसे आप चाहो तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में कुछ खतरनाक मूवीज बनी है जिनके नाम मुझे नहीं बोलने में आ रहे। बेल्जियम में बनी है। सो सी, ये सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। तो इस बात का ख्याल रखते हुए चलना कि आप कौन सी फील्ड को ऊपर रख रहे हो और कौन सी फील्ड को नीचे रख रहे हो। ये काफी अहम हो जाता है जब आप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो। सही है। अब यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये कॉलम्स के अंदर वैल्यूज कहाँ से आया? आपने तो कहा था कि वैल्यूज सिर्फ वैल्यूज में आएगा, मतलब जो न्यूमेरिक चीज है वो नीचे आएगी और बाकी जो डायमेंशन है वो यहाँ पर आएंगे इन तीनों में। तो बेटा ये वैल्यूज, वैल्यूज मतलब है कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये वैल्यूज उस चीज में कि ये 3 कॉलम्स दिखा रहे हैं अलग अलग वैल्यूज के। तो ये बता रहा है कॉलम मुझे कि कुछ वैल्यूज मौजूद है इसके अंदर। अगर अब मैं कोई न्यू वैल्यू भी ऐड करूंगा ना, लेट्स से मैं इसमें लैंग्वेज को, कलर को इसमें मैं ऐड कर देता हूँ कॉलम में, तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यूज भी वहीं की वहीं है और कलर भी वहीं है। तो मैं इधर इसको इस तरीके से रखता हूँ। तो ब्लैक एंड व्हाइट टोटल रेवेन्यू टोटल बजट फेसबुक लाइक, कलर का टोटल रेवेन्यू टोटल बजट फेसबुक लाइक, ब्लैंक का टोटल रेवेन्यू फेसबुक लाइक, सब कुछ इधर भी आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये जो कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये कोई वैल्यूज कैलकुलेट करके दे रहा है हमें, ये बता रहा है खाली हमें कि यहाँ पे कोई वैल्यूज मौजूद है जो आपको देखनी चाहिए। मैं इसे वही बाहर रख देता हूँ वापस आके, आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे भी ला के रख सकते हो, कहीं पे भी देख सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। मैं वापस इसे ला के नीचे दिखा देता हूँ आपको, इसे आप यहाँ पे भी वापस डाल सकते हो, कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होता। नाउ लेट्स से थोड़ी सी और कैलकुलेशंस करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आपको दिखाता हूँ वो है एम्प्टी सेल्स के ऊपर। लेट्स से बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्री हटा देता हूँ फिलहाल, कंट्री मुझे अच्छी नहीं लग रही इस पे। लेट्स से कि मैं ये भी हटा देता हूँ, टोटल बजट भी हटा देता हूँ। लेट्स से हम टोटल रेवेन्यू पे भी बात कर रहे हैं। तो लेट्स से अब मैं देखना चाहता हूँ रेटिंग्स कॉलम वाइज, और मैं यहाँ से टाइटल हटा देता हूँ, और टाइटल की जगह मैं कंट्रीज पे आता हूँ। तो यहाँ मुझे अभी क्या दिख रहा है, रेटिंग, रेटिंग हटा के चलो लैंग्वेज ले आते हैं, कोई मसला नहीं है। लैंग्वेज ही बहुत सारी बच्चों, ये ले आते हैं। चलो हाँ, ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो ना, इस चीज का मसला हो रहा है ना। भाई देखो तो सही, मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो। चलो वापस रेटिंग लाए। सब में एक इशू था जो आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, वो मैं दिखा देता हूँ। मैं इसको रेटिंग को जरा फिल्टर भी कर लेता हूँ, फिल्टर्स में रेटिंग को भी ले जाता हूँ। और ये क्या हो गया अगेन?
अगर आप एक फील्ड को नीचे रख रहे हो तो वो फील्ड ऊपर फिल्टर्स में और कहीं पे नहीं आ पाएगी आसानी से। ये तो मैं रेटिंग को या तो कॉलम्स में रख सकता हूँ या फिर मैं रेटिंग को फिल्टर पे रख सकता हूँ। दोनों जगहों पे रेटिंग इतनी आसानी से डायरेक्टली नहीं आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे कलर्स को रख देता हूँ, और मैं कलर्स के बेस पे जरा सा मैं बस डेटा छोटा करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बेहतर नजर आए। मैं कलर्स के नस पे रख देता हूँ, और जॉनरा में मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ, मूवीज लेट्स से सिर्फ कॉमेडी। ओके, इट लुक्स गुड नाउ। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी ब्लैंक वैल्यूज नजर आ रही होगी। ये सारे जो भी चीजें हैं ये रेटिंग्स है, मतलब एक फिल्म बनती है ना तो उसकी अलग अलग रेटिंग्स होती है। एक हॉरर मूवी हमेशा आर रेटेड होती है। एक एक बच्चों जो नॉर्मल लोगों के लिए बनी होती है, मतलब ना हॉरर होती है, एक्शन होता है थोड़ा बहुत, वो PG-13 में आता है। जैसे एवेंजर्स की मूवीज है ना, PG-13 में आता है, जिसमें खून वगैरह नहीं दिखाया होता। PG वो होती है जो बच्चों के लिए बनी हुई होती है। नॉट रेटेड तो मतलब नॉट रेटेड ही है। ये थोड़ी एडल्ट्स के लिए होती है, इन सबके लिए, इन चीजों के लिए आई हुई है। तो यहाँ पे हमें एक इशू दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारी ब्लैंक वैल्यूज मौजूद है। उसका रीजन ये है कि फिनलैंड में, ब्राजील में, इनमें ये सारी कोई मूवीज बनी ही नहीं है जो कि कॉमेडी हो। कॉमेडी के अंदर GNC नॉट रेटेड वाली कोई मूवीज बनी ही नहीं है। अब ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने पता नहीं आर रेटेड कॉमेडी मूवी कैसे बना दी है, तो इनका दिल जानता है, मेरे को तो नहीं समझ में आती। आर रेटेड मीन्स खून वाली, तो खून वाली कॉमेडी मूवी इट्स जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स। खैर, तो इश्यू यहाँ पे ये कि ये ब्लैंक ब्लैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और ये आप किसी को भी शो करोगे तो वो यही बोलेगा कि इतने सारे ब्लैंक्स क्यों हैं, इधर कोई वैल्यूज होने चाहिए जो बेहतर डिपेक्ट कर सके कि या दे हैव जनरेटेड जीरो रेवेन्यू, बट इट शुड शो जीरो। ना ही खाली खाली ना दिखा दो, वो अच्छा नहीं लग रहा। सो आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो अपने पिवट टेबल पे, या फिर ऊपर जाओ पिवट टेबल एनालाइज में, वहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑप्शंस पे जाओ, और यहाँ पे अब आपको दिखेगा लेआउट एंड फॉर्मेट में फॉर एरर वैल्यू शो, और फॉर एम्प्टी सेल्स शो। अब यहाँ हमारे पास सारे एम्प्टी सेल्स है, तो मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सो टेक्निकली मैं फिलहाल जीरो दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, जीरो जीरो है, जीरो रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मैं जीरो रख के ओके प्रेस करना चाह रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि ये अकाउंटिंग की फील्ड है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे हर जगह जीरो आ चुका है। अगर मैं इसे रीफॉर्मेट कर दूं सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पे देख सकते हो जीरो जीरो आए थे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, छोटी छोटी टिप्स होती है, इन चीज़ों को याद रख के चलना, ताकि आगे जब आप लोग इसे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अप्लाई कर रहे हो तो आप सही से काम कर सको। इस तरीके से अच्छा नहीं लगता वरना। ओके, एक चीज और जो आप लोग बार बार नोटिस कर रहे होगे, अभी मैं दिखा देता हूँ, देखो ये अभी देखना, इसकी साइज अभी देखो, इसकी साइज अब देखो। तो ये बार बार रीसाइज भी हो रहा है, तो इसको भी आप जाके क्या कर सकते हो, पिवट टेबल के ऑप्शंस में जाके यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। इसे आप अनचेक करके ओके कर दो तो ये अपडेट नहीं होगा। सही हो गई बात, इसे मैं वापस से ना उस फॉर्मेट में ले आता हूँ अपने। ओके, और ये न्यूमेरिक वैल्यूज की वजह से हुआ है अपडेट, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन है, क्या क्या चीजें रह गई है मुझे सोचना तो जरा है। तो ये हो गई, एम्प्टी सेल्स वाली बात भी हो गई है। अब अब थोड़ी एनालिसिस की तरफ बढ़ना चाहिए है। आई गेस मैंने मल्टीपल सारे बेसिक्स सब कवर कर लिए। इसे थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में वापस ले आते हैं, मैं ऊपर जाता हूँ वापस, और फील्ड लिस्ट और रेटिंग्स को हटा देते हैं कॉलम से। लेट्स ट्राई let's try which one should I try, release date maybe. oh it's too many, उसे भी हटा दो। ओके, फिलहाल मुझे ये भी नहीं चाहिए, हटा दो। और क्या रखना चाहिए मुझे सोचने दो, मैं क्या रख सकता हूँ बेहतर, क्या लगेगा इस वक्त। लेट्स से जॉनरा को ही मैं रखना चाह रहा हूँ कॉलम में। कॉमेडी इस वक्त सिलेक्टेड था, इसलिए तो मैं वापस फिल्टर्स में ले आता हूँ, और क्लियर फिल्टर कर देना, सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, और फिर मैं जॉनरा को नीचे ले आता हूँ। ना इट लुक्स गुड। ओके, कंट्री बाय जॉनरा लुक्स गुड। ओके, और और क्या बात कर सकते हैं। ओके हाँ, एक चीज अच्छी याद आ गई मुझे, बेसिक्स में मुझे आपके काफी चीजें कवर करनी है, फिर आगे एनालिसिस पे जाना है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि मेरे क्या क्या बेसिक्स रह गए।
हाँ, पिवट टेबल के अंदर ऑप्शंस और थोड़े से रह गए जो हमारे बात करना रह गए थे, जो कि थे लेआउट के। सो मैं लेआउट को जरा सा चेंज करता हूँ। मैं कंट्री को और जॉनरा दोनों को एक साथ ले आता हूँ। तो लेट्स से ब्राजील के अंदर एक्शन के कितना रेवेन्यू हुआ है, कॉमेडी में कितना हुआ है, क्राइम में कितना हुआ है, ड्रामा में कितना हुआ है, कनाडा में एक्शन में कितना हुआ है, एडवेंचर में कितना हुआ है। ओके, इट लुक्स गुड। मैं इसी तरीके से इसको देखना चाहता था, इट लुक्स गुड। क्या मैं इसे रिसाइज कर देता हूँ। तो एवरीथिंग लुक्स गुड, इसका मुझे कोई मसला नहीं है। बट एक चीज जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही वो ये नहीं आ रही कि ये सबको नीचे बार बार इस तरीके से जाके देखना, इट्स काइंड ऑफ थोड़ा सा इशू रहता है हमेशा कि आप कनाडा के अंदर ये टोटल है, अच्छा टोटल की वैल्यू ये एक्शन की है, ये इसकी है। सो जो लुक है इसका, जो लेआउट है वो इतना फ्रेंडली नहीं होता। जो बेसिक लेआउट है ना पिवट टेबल का, वो होता है कॉम्पैक्ट लेआउट। मतलब एक ही चीज के अंदर दूसरी दूसरी चीजों को मिला मिला के ये आपको दिखाता रहता है। लाइक कनाडा के अंदर इन सबको मिलाया, फिर चाइल्ड के अंदर इनको मिलाया, फिर चाइना में इनको मिलाया। सो इट डजेंट लुक रियली गुड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप क्या कर सकते हो, डिजाइन में जाके यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट लेआउट का ऑप्शन है। तो आप इसमें से अलग अलग व्यूज सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट है शो इन कॉम्पैक्ट, दूसरा है शो इन आउटलाइन। इससे अगर आप क्लिक करोगे तो आप देखो क्या हो गया। जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो वो अगले टैब में जाके आपको पूरा डेटा दिखाने लगेगा। इट लुक्स बिट गुड, ताकि हमारे पास इजीली हम देख सके कि हाँ ये सारी वैल्यूज हमारे काम की और ये इसके साथ अलाइंड है। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है हमारे पास जो कि टेबुलर फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, जो कि बेहतर इजीली बता सकता है हमें। और इसमें टोटल्स वगैरह ऐसा शो नहीं होते। अब इसमें एक मसला यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे जो रिपीटेड वैल्यूज नहीं मौजूद है, लाइक ये सब कनाडा में फॉल कर रहे हैं लेट से, तो मैं इन सबको दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इधर ही आऊंगा रिपोर्ट लेआउट में और रिपीट ऑल आइटम्स पर क्लिक कर दूंगा। तो आप देख सकते हो ये सारे रिपीट हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बार बार रिपीट हो रहा है। तो इट्स इजियर कि इससे ट्रैकिंग रखना काफ़ी आसान हो जाती है एज कम्पेयर टू जब आप कॉम्पैक्ट मोड में होते हो। उसमें थोड़ी सी देखना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी वैल्यू किस डायमेंशन के साथ एसोसिएट है, किस टेक्स्ट के साथ एसोसिएटेड है। ठीक, तो ये आपका रिपोर्ट लेआउट है। मैं नॉर्मली इसी फॉर्मेट में रहता हूँ, टेबुलर ना। काफी सारे मेरे जो एनालिस्ट फ्रेंड्स है वो भी टेबुलर फॉर्मेट ही मैंने उनको यूज करते हुए देखा है। यहाँ पे आपका दूसरा ऑप्शन है सब टोटल्स का और ग्रैंड टोटल्स का। ग्रैंड टोटल आप ऑलरेडी देख चुके हो। ग्रैंड टोटल हमारे नीचे मिला था बिल्कुल एंड में। ये रहा बेचारा, आप शो भी नहीं कर पा रहा अपने आप को। ये ग्रैंड टोटल है। इससे मैं जाके अगर मैं बंद कर दूं यहाँ पे डिजाइन में जाके ऑफ फॉर रॉस एंड कॉलम, तो ये देखो ग्रैंड टोटल हो गया हमारा गैप। सेम अगर मैं यहाँ पे आगे सब टोटल्स में अगर डू नॉट शो सब टोटल्स कर देता हूँ तो मेरा पूरा डेटा ही गायब हो गया। नहीं, पूरा डेटा गायब नहीं हुआ है। से वो जब बीच बीच में सब टोटल्स वैल्यूज थी ना वो गायब हो गई है। देख लेते हैं वापस। शो ऑल सब टोटल्स, देखो ये अफगानिस्तान का टोटल, ये ऑस्ट्रेलिया का टोटल, ये अलग अलग सब टोटल्स बने थे। तो आप चाहो तो इन्हें दिखा सकते हो, चाहो तो नहीं दिखाओ। मैं नॉर्मली प्रेफर नहीं करता दिखाना, क्योंकि मैं तो बाद में एनालिसिस के बाद ही दिखाना चाह रहा हूँ ना, तो बीच बीच में दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो मैं इसे नहीं दिखाना प्रेफर करता और मैं इसी तरीके से जिस तरीके से भी दिख रहा है उस तरीके से ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। मैं इसे भी ऑल कर देता हूँ। तो ये है हमारे लेआउट्स के ऑप्शंस कि आप यहाँ पे किस तरीके से अपना डेटा को शो करवाना चाह रहे हो। अब यहाँ पे हमारे पास और ऑप्शंस भी हमें मिल जाते हैं जो कि है हमारे नमाज टाइम में। तो अभी टाइम है, बहुत टाइम है बेटा नमाज में तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, लिखो लिखो, मैं देख रहा हूँ। देखो टेबुलर फॉर्मेट है ना, इजी टू व्यू होता है। आप सही कह रहे हो कि आप कॉम्पैक्ट व्यू ही बेसिकली आपकी कंपनी में डेफिनेटली होता होगा। बट अगर आप इधर भी अभी देखोगे, अगर मैं वापस दिखा देता हूँ आपको, डेटाबेस पे जाता हूँ और रिपोर्ट लेआउट शो इन कॉम्पैक्ट, तो इन दोनों में से आप खुद देख के बताओ कि आपको कौन सा इजी टू विजिबल लग रहा है। ये वाला आप देखो और आप ये देखो। इट्स क्लियरली क्लियरली नजर आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अगर हमें ड्रामा में देखना है कि कितना कमाया तो ये आ गया। ओके, 1,50,000, और सॉरी जो भी वैल्यू है 150,000 मिलियन, जो भी मेगा वैल्यू है, काफी इजीली हम इसे बता सकते हैं, काफी इजीली हम इसे देख सकते हैं एज कम्पेयर टू जो ऑफलाइन में था।
ऐसा डिफरेंस नहीं पड़ता, बट आपके ऊपर है आप इसे किस तरीके से लेके चलना चाह रहे हो। ओके, अब मैं से टाइटल्स को वापस ले आता हूँ रॉस में, और लेट से मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ कलर्स के मेरे को फिलहाल दिखे, और कंट्री में भी मैं थोड़ी बहुत सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसका मुझे डेटा दिखे, कि आके डेटा जो है वो मेरा थोड़ा सा छोटा हो जाए। डेटा बहुत बड़ा हो गया, कि अब्बास भी यहीं रह गया बेचारा। लेट से यूएसए हो गया हमारा, इंडिया हो गया, और हमारा फ्रांस हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया। लेट्स इन सबको सिलेक्ट करके हम लोग देखते हैं एनालिसिस में आगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताओ। नहीं है, ओके गुड। चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसकी सॉर्टिंग वगैरह का भी हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। अगर आप, लेट से मैं चाह रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे मेन सेल पे, आगे कोई भी आपको सेल पे ऑप्शंस नहीं दिखेगा। आप मेन सेल पे अगर क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सॉर्टिंग के ऑप्शंस मिल जाते हैं। अब अगर आप इधर देखोगे तो अगर ये आपको सिर्फ और सिर्फ टाइटल के बेस पे सॉर्ट करने के ऑप्शंस देगा। अगर आप रेवेन्यू के बेस पे सॉर्ट करना चाह रहे हो तो आपको जाना कहाँ है, मोर ऑप्शंस में। मोर सॉर्ट ऑप्शंस में जाके हम लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पे असेंडिंग या पे डिसेंडिंग में अलाइन कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। लेट से मैं डिसेंडिंग के वे में करना चाह रहा हूँ। भाई इससे नहीं, सफर तो करो डिसेंडिंग वे में, बट टोटल रेवेन्यू पे। ओके, और अब देखो टोटल रेवेन्यू के बेस पे मेरी सॉर्टिंग हो चुकी है। सबसे ऊपर है अवातार, जैसे सबको पता ही होगा, फिर टाइटैनिक, फिर एवेंजर्स, फिर जुरासिक वर्ल्ड, फिर एवेंजर्स वापस आ गया, एज ऑफ अल्ट्रॉन। काफी फेमस मूवी थी। अभी तो वैसे ऊपर वो चल रहा है, ये डेटा पुराना है, वरना अभी तो ऊपर एवेंजर्स एंड गेम चल रहा है आई गेस, और अवातार भी चल रहा है, ये दोनों में ही कंपटीशन है। सो इस तरीके से आप सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हो किसी भी डेटा की। अब इसमें एक इशू आता है, वो मैं इशू आप लोगों को पहले हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई मसला ना हो। अब अगर लेट से कि मैं यहाँ पे मल्टीपल सॉर्टिंग लगाता हूँ। ओके टाइटैनिक, अच्छा ये टाइटल्स ये, तो मैं जॉनरा को पढ़ लेता हूँ। देखो मैंने फिर गलती की थी, एक्शन मूवीज में ये सारी मूवीज आ रही है, तो इन सब के बेस पे सॉर्टिंग हो रही है। अब अगर मैं जॉनरा में जाऊँगा तो देखो टाइटल आगे आ चुका है। हर डायमेंशन के बेस पे आप सॉर्टिंग कर सकते हो, ये डायमेंशन के बेस पे सॉर्टिंग हुई हुई है। मैं जॉनरा में जाऊँगा, यहाँ पे आएगा ऑप्शन, यहाँ पे डिसेंडिंग, और यहाँ पे भी मैं चाहूँ तो टोटल रेवेन्यू के बेस पे सॉर्टिंग कर सकता हूँ, तो मेरा टोटल रेवेन्यू वापस ले लिया। एज इट इज वैसे सेम ही रहेगा, कुछ डिफरेंस ऐसा सच नहीं आएगा। बट कुछ केसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि फैमिली मूवीज में ये सबसे ऊपर आ गई है, साइंस फिक्शन में ये सबसे ऊपर है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मल सॉर्टिंग नहीं है। पहले जो हमने सॉर्टिंग की थी वो टाइटल के बेस पे की थी। टाइटल के बेस पे क्या हुआ था कि सारे के सारे लाइन से लगे हुए थे, तो लाइन से ऊपर नीचे वैल्यूज आ गई थी। अब क्या हो रहा है, अब एक्शन के बेस पे पहले सॉर्टिंग हुई है। पहले एक्शन के अंदर जितनी मूवीज है उन सबको सॉर्ट किया गया है। थोड़ा नीचे जाता हूँ, नीचे जब तक अगला आ जाए। अच्छा सॉरी, मैं ऊपर से बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद कॉमेडी के बेस पे सॉर्टिंग की गई है 285, ठीक है। फिर उसके बाद एडवेंचर के बेस पे सॉर्टिंग हुई। आप देख सकते हो कि इसका जो नंबर है वो कॉमेडी वाले से बड़ा है, मगर ये सॉर्टिंग उस हिसाब से हुई है। सो ये डबल सॉर्टिंग कहलाती है, कि जिसमें आप हर फील्ड के बेस पे एक एक करके सॉर्टिंग कर रहे होते हो। तो अगर इनकेस आपको जरूरत हो तो आप कर सकते हो, वरना फिर आप इससे ना यूज करो, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं। बट यू शुड नो कि ऐसा एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि आप हर उसके अलग अलग सॉर्टिंग कर सकते हो। पहले हमने टाइटल के बेस पे सॉर्टिंग की थी, और फिर हमने जॉनरा के बेस पे भी सॉर्टिंग की, कि जॉनरा के अंदर एक्शन के अंदर जो सबसे ऊपर है वो पहले लाए, और फिर जो नीचे है वो नीचे आता जाए। फिर कॉमेडी में जो सबसे ऊपर है टाइटल्स वो पहले आए, फिर बाद में सब आते जाए। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग कर सकते हैं। सॉर्टिंग के बाद अगर हम लोग देखें तो हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद है, वो है फिल्टर्स के। अब यहाँ पे है लेबल फिल्टर, और आपके पास है वैल्यू फिल्टर। लेबल फिल्टर पे पहले चले जाते हैं क्योंकि ये थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड है। इसमें थोड़े वाइल्ड कार्ड्स आ जाते हैं। वैसे ये लेबल फिल्टर्स मैंने आज तक जिंदगी में यूज नहीं किए, लिटरली बोल रहा हूँ, कसम से लगा लो, शर्त लगा लो, मैंने कभी यूज नहीं किया, बट यू गाइस शुड नो। लेट्स सी, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग जो लेबल फिल्टर यूज कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं डायमेंशंस के ऊपर, मतलब नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज के ऊपर।
तो लेट से मुझे खाली देखनी है वो वैल्यूज जिसका जो ए से शुरू होती हो, इक्वल्स टू है या तो उसके अंदर इक्वल ए मौजूद हो, या फिर उसके बीच में ए हो, या बिगिन विद ए हो, या फिर एंड में ए हो, कहीं पे भी ए हो। ओके, तो ए से शुरू हो रहा हूँ, तो एडवेंचर्स आ गए खाली। अब इसको दिखाने के लिए मैं बेहतर ये करता हूँ कि जॉनरा हटा देता हूँ फिलहाल, ताकि यहाँ पे बेहतर ये दिख सकेगा। अगेन गोस टू वैल्यू फिल्टर इक्वल्स टू ए। इक्वल्स टू का मतलब है कि कहीं पे भी ए मौजूद है। लेट्स से अच्छा, टाइटैनिक में बी नहीं है ना, तो बी लिख देते हैं। तो बी, ओके, बी नाम की कोई मूवी नहीं है। ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। माय मिस्टेक। इक्वल्स टू, लेट्स से सी। इसकी भी कोई मूवी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इनके नाम पे वैल्यू इस नहीं है। अब आप जाओगे इक्वल्स टू में, अगर आप यही है कि एग्जैक्ट नेम देना पड़ेगा। लेट्स से अब मैं जूम देता हूँ, जूम। ओके, या जूम। ओके, सो इक्वल्स का मतलब है कि एग्जैक्टली आपको लिखना पड़ेगा। कंटेन्स का मतलब है कि बीच में ये कहीं पे भी ये लेटर मौजूद हो सकता है। बिगिन विथ का मतलब है कि इससे स्टार्ट होना चाहिए। वापस ट्राई करके देख लेते हैं ए, या चलो सी कर लेते हैं, थोड़ा सा यूनिक। सी वाले सारे नाम आ जाएंगे। इसमें आप और भी ऑप्शन है। इसमें जो मेन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये तो आप लोग खुद देख लोगे। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि एक लेट से आप देते हो इज ग्रेटर देन सी, तो सी के बाद क्या क्या आता है, डी, ई, एफ। तो ये सारे आ जाएंगे, सारे डी, ई, एफ वाले सारे हो गए। यहाँ पे मैं इसे सॉर्ट कर देता हूँ ताकि आप लोगों की आंखें देख सके। सी, डी, सी के बाद वाले जितने भी आ रहे हैं ना, सारे इसमें इंक्लूड हो रहे, सी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, ये चीज भी ध्यान में रखते हुए चलना, ग्रेटर देन वाले में। बाकी इधर जो दो मेन चीजें होती है ना, वो है हमारे, मैं ऐसे वापस सॉर्टिंग सही कर लूँ, मुझे सॉर्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सॉर्टिंग बाय रेवेन्यू। ओके, ओके। अब इसमें जो मेन चीज है वो आती है हमारे कंटेन में। लेट से लिखते हैं, यहाँ पे हमारे पास दो वाइल्ड कार्ड्स मौजूद है, एक है क्वेश्चन मार्क और एक है एस्टेरिस्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि सिंगल कैरेक्टर मिसिंग है, और हमारे सीरीज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि बहुत सारे लेटर्स मिसिंग है, हमें उसमें से वैल्यूज ढूंढनी है। सो लेट्स से पहले क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स फाइंड एस क्वेश्चन मार्क। वेट एक सेकंड भाई। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो मैं लेट से लिखना चाह रहा हूँ कि ऐसी मुझे वैल्यू चाहिए जिसका नाम एस के बाद कुछ आता हो, और उसमें लेट से कौन सी मूवी लिख सकते हैं एस के बाद ए आता हो। तो मैं जैसे ही ओके करूँगा, ये मुझे वो सारी वैल्यूज दे देगा जिसमें एस के बाद कुछ आता हो और उसके बाद एक ए हो। तो स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स, और एस के बाद स्टार ट्रैक, इंडियाना जोन्स में भी कहीं ना कहीं होगा एस के बाद। एस के बाद ए स्पेस है, जिसने ये काउंट किया। ए के बाद, एस के बाद सी है, फिर ए है, मेरा गैस करना है। सो इस तरीके से आप कोई वैल्यूज जो आपको बीच में याद ना हो, बट आपको ये पता हो कि एस के बाद कुछ है और उसके बाद यहाँ पे ये आएगा, तो आप इसमें क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं क्लियर कर देता हूँ फिल्टर्स। और इसमें आपके पास एक और ऑप्शन मौजूद है, वो है कंटेन में। मैं जाऊँगा, कंटेन मतलब कहीं पे भी मिल जाए। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कौन से ऐसे वैल्यूज है जिसमें एस के बाद एस्ट्रिक और उसके बाद एन हो। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि बीच में कोई एक कैरेक्टर है। लेट्स सी, जैसे अपन ने किया था, तो मेरा गैस करने एस ए, एस एन ए था, समथिंग कुछ एस ए एन था। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि एक लेटर नहीं, एक से ज्यादा लेटर्स बीच में मिसिंग है। बस ये हमें पता है कि उसमें एक जगह एस आता है और उसके बाद कहीं जाके एन भी आता है। तो हमें नहीं पता, बस आप निकाल के दे दो। हमें पता है कुछ याद नहीं आ रहा नाम, तो ओके प्रेस किया, तो इसने हमें वापस से ला के दिया है, मगर इसमें अब ज्यादा चीजें आ गई है। सो लेट से कि एस है, एस के बाद कोटेशन मार्क, कॉलन है, फिर स्पेस है, फिर ए है। इसमें एस है, एस के बाद स्पाइडर है पूरा, फिर एम ए है, फिर एन है। तो पूरा स्पाइडरमैन है। तो आप इस तरीके से इन वाइल्ड कार्ड्स को यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस में। अगर आपको नाम याद ना आ रहा हो, बस ये पता हो कि कुछ ना कुछ है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। तो ऐसे तो इसकी यूसेज नहीं होती, बट इट्स गुड टू नो। फिर वैल्यू फिल्टर्स आ जाते हैं। ये वही है जो आपने आई गेस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और टेबल्स के अंदर यूज कर चुके हैं ऑलरेडी। ये वही है, तो ये सिखाने की ऐसा जरूरत नहीं है।
फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि ग्रेटर देन, मुझे वो वैल्यूज चाहिए जो ग्रेटर देन, लेट से कोई भी नंबर हो, लेट से टॉप 10 लेना है मुझे आइटम्स टोटल रेवेन्यू का। ओके, ये टॉप 10 रेवेन्यूज आ गए, क्लियर कर देता हूँ मैं फिल्टर इसमें। फिर उसके बाद मैं देखना चाह रहा हूँ लेट से वैल्यू फिल्टर्स ग्रेटर देन, कौन कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने ग्रेटर देन 1 मिलियन कमाया हो। ओके, तो सभी ने 1 मिलियन से ज्यादा ही कमाया है। वेरी गुड, चलो 10 मिलियन आई गेस। हाँ, उतना किसी ने भी नहीं कमाया है। सो इट्स जस्ट कि आप कोई अलग अलग वर्ड्स को यूज कर सकते हो, लेट्स से 8 मिलियन वुड बी गुड आई बिलीव। ओके, तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग वगैरह फिल्टर कर सकते हो अपनी वैल्यूज को बेस्ड ऑन द डेटा। और इसके अलावा टॉप 10 में आपके पास एक और ऑप्शन होता है जो कि आप लोगों को पता शायद नहीं होगा, परसेंट का, कि टॉप 10% कौन कौन सी है वो वैल्यूज मुझे बता दो। मतलब देखते पहले ओके करो, देखो कितनी वैल्यूज आई, ये सारी आई है। ये सारी वैल्यूज वो है कि वो आपकी इंडस्ट्री के अंदर टोटल इसमें इन सारी मूवीज ने टोटल 10% का कंट्रीब्यूशन किया है। क्या मतलब है, लेट से मैं आपको एक बेहतर एग्जांपल दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट से यूएसए को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं वाला फिल्टर हटा देता हूँ, और दूसरा फिल्टर भी मैं फिल्टर सारे हटाता हूँ, सॉर्टिंग रहने देता हूँ, ठीक है। तो यूएसए में टोटल 2000 फिल्में बनी है। ओके, अब 2000 फिल्मों में से कुछ फिल्में जिन्होंने $1 मिलियन कमाए लाइक दिस वन, और कुछ फिल्में जिन्होंने कुछ भी नहीं कमाया लाइक दिस वन, $700 कमाए और जान छुड़ा के भाग गया। तो अब मैंने कुछ टोटल कमाया होगा, मैं ग्रैंड टोटल ऑन कर देता हूँ, ग्रैंड टोटल ऑन। ओके, तो आज तक हमारे पूरे यूएस के अंदर जितनी भी फिल्में बनी उन्होंने टोटल $162 बिलियन कमाए, $162 बिलियन। अब $162 बिलियन का अगर मैं चाह रहा हूँ कि 10%, $162 बिलियन का 10% कितना हो जाएगा, $16 बिलियन। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि $16 बिलियन, $16 बिलियन तो नहीं होगा आई गेस भाई। $162 बिलियन है तो आप लोग हिसाब, $1.6 बिलियन जितना भी है वो तो 1% होगा ना। तुम लोग क्या लेके बैठ जाते हो कि सर ये नहीं है तो नहीं है, बस मेरी गलतियां पकड़ने की कोशिश करो। तो मेन चीज है कि $16 बिलियन कितनी फिल्मों ने कमा के दिया है वो हमें देखना है। तो मैं डायरेक्टली ऊपर जाऊंगा वापस, और मैं यहाँ पे आऊंगा, और मैं यहाँ पे वैल्यू फिल्टर लगाऊंगा टॉप 10% का। ओके, तो ये सारी जो फिल्में हैं ना, इन सब का अगर आप सम देखोगे ना तो देखो क्या आ रहा है, 16, बल्कि टोटल इधर से ही देख लो। तो इन सब ने मिलकर $16 बिलियन कमा के दिया, मतलब 10%। तो ये सारी फिल्में वो है जो टॉप 10% जिसने कंट्रीब्यूट किया है ना पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। पूरी जितनी भी आज तक फिल्में बनी है यूएसए के अंदर, उसके अंदर जो टॉप 10% जो कंट्रीब्यूशन की है ना वो इन सब फिल्मों ने की है। ये सब वो फिल्में जो सबसे ज्यादा जिसने कंट्रीब्यूट कर दी, सिर्फ और सिर्फ 39 मूवीज आउट ऑफ 3000 में से सिर्फ 39 मूवीज ऐसी है जिसने पूरा 10% कंट्रीब्यूट किया हुआ है। मतलब ये मेजर मूवीज है सबसे बड़ी। ओके, सो एनालिसिस में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप बता सको कि कौन से ऐसे मेजर प्रोडक्ट्स है जिसने हमारी पूरी अर्निंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लेट्स से एक कंपनी हजारों प्रोडक्ट्स बना रही है, लाइक यूनिलेवर, पीएनजी, कोई भी कंपनी है बहुत बड़ी, हजारों प्रोडक्ट्स बना रही है, 100, 200, 300 हजार प्रोडक्ट्स है पूरे वर्ल्ड में चल रहे हैं। आपको ये देखना है उसने $1 बिलियन कमा के दिया है रेवेन्यू, सारे प्रोडक्ट्स में मिलके, हजार प्रोडक्ट्स में मिलके $1 बिलियन कमा के दिया है। आप ये देखना चाह रहे हो कि भाई हमारे कोर प्रोडक्ट्स कौन से हैं। मतलब ये क्या $1 बिलियन हजार प्रोडक्ट से तो बन के नहीं आ रहा ना, कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो गए यार जो सबसे ज्यादा माल हमें ला के दे रहे हैं। तो वो हम लोग ये चेक करते हैं कि कौन से ऐसी टॉप 10% वाले हैं, ना कि टॉप 10 बल्कि टॉप 10% वाले जो हमारा 10% पूरे रेवेन्यू का ला के दे रहे हैं। तो उसमें फिर हम लोग ये वाला फिल्टर यूज करते हैं एज अ परसेंटेज। सही हो गई बात। तो उसमें फिर हमें वो पता चल जाता है कि यार ऐसे 39 या 30 40 ऐसे प्रोडक्ट है जो कि हजारों में से सिर्फ ये 30 प्रोडक्ट है जो पूरा का पूरा हमें कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं मेनली हमारा परसेंटेज। सो इन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, इन पे सबसे ज्यादा मार्केटिंग करनी है, यही हमारा कैश काउ है। पता है ना, मार्केटिंग टर्म एक होती है कैश काउ, मतलब वो प्रोडक्ट जो सारा का सारा पैसा हमें निकाल के दे रहा है। और स्टार प्रोडक्ट्स भी एक होता है जो सबसे ज्यादा चल रहे होते हैं मार्केट में। सो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं भी मार्केटिंग की क्लास में डिस्कस करूंगा। बट दिस इज द कॉन्सेप्ट, सो आप इस वैल्यू फिल्टर्स को भी ध्यान में रख के चलना। ओके, वैल्यू फिल्टर्स आ गए, वाइल्ड कार्ड्स हो गए।
सो वी आर प्रेटी मच डन। मतलब प्रेटी मच डन का मतलब ये नहीं कि खत्म हो गई एनालिसिस, हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं, बट द थिंग इज कि जो बेसिक्स है, देखो एनालिसिस में इसमें कुछ नहीं है, आपको बस सही सही जगहों पे लगानी है चीजें, इट्स डन। तो दैट्स इट, बस आपने चार्ट बनाया, चार्ट को डैशबोर्ड में डाला, इट्स डन, खत्म बात, स्लाइसर लगा तो कहानी खत्म। मेन चीज ये है कि आपको बैक एंड पे नंबर्स को लाना आना चाहिए, कि नंबर्स अगर कोई चीज गायब है, जैसे हमने अभी 10% वाली बात की, सॉर्टिंग वाली बात की, और कौन सॉर्टिंग में और फिल्टर्स वाली बात हुई सारी, तो ये सब मेन चीजें, और जीरोस वाली बात, ये सारी चीजें मेन है, आपको इन चीजों पे जरा ध्यान रख के चलना है। ओके। सो अब नेक्स्ट चीज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे स्लाइसर्स और हमारे टाइमलाइन। अब स्लाइसर्स और टाइमलाइन में एक छोटा सा फर्क होता है, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो फिलहाल मैंने कंट्री के बेस पे और कलर के बेस पे यहाँ पे वो लगाई भी है फिल्टर्स, लेट से मैं जॉनरा के बेस पे भी लगा देता हूँ और रेटिंग के बेस पे भी लगा देता हूँ। यूज नहीं कर रहे, बट इट्स गुड टू सी दैम हियर। अब मैंने यहाँ पे, ओके अजान हो रही है, चले गाइस टाइम हो चुका है, अजान हो रही है, तो हम लोग अब आधे पौने घंटे बाद ही मिलते हैं, सेशन को एंड कर देते हैं अभी तक, और इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होती है जल्द आफ्टर नमाज फिर सब, ठीक है। सो विल मीट एट 9:15। किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे ग्रुप में कर सकता है। हाफिज।